नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती और आप देख रहे हैं माइक ऑन है। आज की बड़ी खबरें जिन पर मैं माइक ऑन कर रही हूं। सबसे पहले हॉर्मुज वॉर ऑन है। जी हां, शाम 7:30 बजे भारत के समय अनुसार हॉर्मुज पर अमेरिका की नाकेबंदी शुरू होनी थी और जो खबर मेरे पास आ रही है उसके मुताबिक अमेरिका ने अपने वॉरशिप्स आगे भी भेज दिए हैं। तो क्या हॉर्मुज वॉर ऑन हो गई है? क्या अमेरिका की नाकेबंदी ऑन हो गई है? मैं आपको लाइव तस्वीरें दिखाऊंगी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की। इसी के साथ आज आपको दिखाऊंगी क्या इस जंग में अब नए खिलाड़ी उतरने वाले हैं। क्या वो देश जो अभी तक इस जंग का हिस्सा नहीं थे लेकिन इस जंग पर बयान जरूर दे रहे थे, क्या वो भी इस जंग के लपेटे में आ गए हैं और अब इस जंग में उतरने वाले हैं? कौन कौन से देश अब जंग में उतरने की बात कह रहे हैं, आज ये आपको बताऊंगी। इसी के साथ आपको बताऊंगी कि नेतन्याहू को आखिर लास्ट वार्निंग किसने दी है। सिर्फ एर्दोगन नहीं है जो नेतन्याहू के लिए कह रहे हैं कि उनको उनकी हैसियत दिखा देंगे। दुनिया के कई मुल्क ऐसे हैं जो कि अब नेतन्याहू पर हमले के लिए तैयार है। वो कौन कौन से मुल्क हैं आज ये भी आपको बताऊंगी। और इसी के साथ आपको दिखाऊंगी आज बिहार का नया मुख्यमंत्री तय हो गया है। क्या बिहार का नया मुख्यमंत्री कौन है आज ये भी आपको दिखाने वाली हूं। लेकिन इसी के साथ साथ सबसे बड़ी खबर इस वक्त की यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिका ने क्या ये ब्लॉकेड शुरू कर दिया है। इस्लामाबाद वार्ता फेल, हॉर्मुज जंग ऑन। हॉर्मुज में ईरान की टोल वसूली, अमेरिकी सेना करेगी घेराबंदी। इजराइल की भी होगी नाकाबंदी। जंग में उतरेंगे नए खिलाड़ी। मैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रही हूं। बड़ी खबर यह कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में क्या हो रहा है। हॉर्मुज को लेकर अमेरिका की डेडलाइन खत्म हो गई है। शाम 7:30 बजे भारत के समय अनुसार ये डेडलाइन खत्म हो रही थी और अमेरिका ने हॉर्मुज की नाकेबंदी शुरू कर दी है। ईरानी बंदरगाह से आने वाली जहाजों को सीज करेगा अमेरिका। यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। आपको मैं बता रही हूं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। सबसे पहले बात हॉर्मुज के नाकेबंदी की। अब से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिका की नाकेबंदी नीचे से हटाइए। ब्रेकिंग, मैं ये तस्वीरें आपको दिखा रही हूं। हॉर्मुज में नाकेबंदी शुरू कर दी है अमेरिका ने। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तस्वीरें जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर है। वहां बड़े बड़े जहाज इस वक्त भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तैयार बैठे हैं निकलने के लिए, लेकिन इस वक्त किसी को समझ नहीं आ रहा है कि करना क्या है। अब मैं आपको दिखाती हूं एक और तस्वीर। ये वो जहाज है जो तेल लेकर हॉर्मुज से निकलने की फिराक में है, लेकिन हॉर्मुज के करीब अमेरिकी जहाज, देखिए अमेरिकी डिस्ट्रॉयर्स कैसे हॉर्मुज के करीब पहुंचना शुरू हो गए हैं। वो तस्वीर भी देख लीजिए, क्योंकि ये जहाज, ये डिस्ट्रॉयर जहाज कैसे वहां नाकेबंदी के लिए पहुंचे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपना जंगी बेड़ा हॉर्मुज की तरफ भेज दिया है। तो वो तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूं। अब आपको जल्दी से मैं एक बार बता रही हूं कि अमेरिका कैसे ब्लॉक करने वाला है हॉर्मुज, क्योंकि वो जहाज आगे बढ़ा दिए हैं अमेरिका ने। अब ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। यहां से जहाज जो तेल और गैस लेकर इस संकरे इलाके से निकलते हैं। अब ये जहाज जब आगे निकलेंगे तो देखिए यहां आकर जब वो निकलने के लिए समुद्र में आगे बढ़ेंगे तो यहीं पर अमेरिका अपने बड़े बड़े जहाजों को लगा देगा, जिससे ये जहाज जो तेल लेकर आ रहे हैं वो आगे ना बढ़ पाए। ये वो ब्लॉकेड है जो अमेरिका करना शुरू कर चुका है। और अगर ये ब्लॉकेड होती है, अमेरिका के बड़े बड़े जंगी जहाज या डिस्ट्रॉयर यहां आकर खड़े हो जाते हैं, तो आपका तेल और गैस लेकर ये आगे नहीं बढ़ पाएगा जहाज। और अगर ये आगे नहीं बढ़ पाएगा तो इसका सीधा मतलब ये है कि ये जहाज यहीं पर फंस जाएंगे। और अगर ये जहाज यहां फंस जाएंगे तो तेल और गैस का बड़ा संकट दुनिया पर छा जाएगा। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं। अमेरिका कह रहा है कि उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की नाकेबंदी शुरू कर दी।
आज जिस नाकेबंदी की मैं बात कर रही हूं वो सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की नाकेबंदी नहीं। आज की जो बड़ी खबर है वो इसी नाकाबंदी को लेकर है, क्योंकि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर भी नाकेबंदी है। आज आपको दिखाऊंगी कैसे इजराइल की भी नाकाबंदी है और अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप की भी नाकेबंदी की तैयारी हो गई है। तो जो 3 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं, हॉर्मुज, इजराइल और अमेरिका, इनको कैसे रोकने के लिए इनकी घेराबंदी का पूरा प्लान दुनिया के अलग अलग देशों ने शुरू कर लिया है। आज की सबसे बड़ी खबर यही है, ये नाकाबंदी शुरू हो गई है और उसी क्रम में आपको समझाऊंगा। सबसे पहले ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिकी युद्धपोतों के साथ हुए टकराव का 60 सेकंड का एक वीडियो जारी किया है। इस फुटेज में IRGC नेवी के कमांडर ने अमेरिकी डिस्ट्रॉयर को, यानी कि अमेरिकी जहाज को सीधा चेतावनी दी है और वो कह रहे हैं कि आप अपना रास्ता बदलिए, तुरंत हिंद महासागर की ओर लौट जाइए और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हम हमला करेंगे। ये ऑडियो IRGC ने ही रिलीज किया है। ईरान की तरफ से अमेरिकी जहाज को अलर्ट का पहले संदेश जाता है और फिर हमले का संदेश जाता है। इसे जरा सुनिए, यही हो रहा है इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास। सीधे ईरान की सेना, नेवी धमकी दे रही है और उसके बाद वहां पर धमकी दी जा रही है, वापस अमेरिका जवाब दे रहा है। शुरू से सुनिए इसे। Navy warship 121. This is SEPA Navy station. You must alter course and go back to the Indian Ocean immediately. If you don't obey my order, you will be targeted. Out. This is Coalition Warship 121, engaged in transit passage in accordance with international law. No challenge is attended to you. US Navy warship transiting in the vicinity of Fujairah Port and Oman Sea. This is SEPA Navy. This is Navy warship 121. This is SEPA Navy station. You must alter course and go back to the Indian Ocean immediately. If you don't obey my order, you will be targeted. Out. इसके बाद ओमान सागर में सभी जहाजों को चेतावनी दी गई कि वो किसी भी युद्धपोत से कम 10 मील की दूरी बनाए रखें और ऐसा नहीं होने पर बिना किसी सूचना के कार्रवाई की जाएगी। वो कार्रवाई कुछ भी हो सकती है, हमला हो सकता है, नेवी हमला करेगी, मिसाइल के जरिए करेगी, ड्रोन के जरिए करेगी, वो नहीं पता है। अब वीडियो एक और बार सुनिए कि कैसे हॉर्मुज पर अपना नियंत्रण बनाए रखने के लिए पूरी तरह से ईरान तैयार है, अमेरिकी जहाज को धमकी दे रहा है। Attention all vessels, attention all vessels, attention all vessels in Oman Sea. This is Iranian SEPA Navy. If you see any warship in your vicinity, keep a distance more than 10 miles from them because I'm ready to open fire on them without any warning. Attention all vessels, attention all vessels, attention all vessels in Oman Sea. This is Iranian SEPA Navy. If you see any warship in your vicinity, keep a distance more than 10 miles from them. तो ये क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं अगर 10 मील तक आपके आसपास किसी भी तरह का कोई जहाज दिखता है तो दूरी रखिए, क्योंकि हम हमला करने वाले हैं। तो कुछ इस तरह से ईरानी जो नेवी है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपना वर्चस्व बनाए हुए है। हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर ईरान और अमेरिका के बीच तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। एक तरफ अमेरिका ने धमकी दी है तो दूसरी तरफ IRGC ने चेतावनी दी है कि अगर कोई गलत कदम उठाया गया तो उसका बड़ा जवाब दिया जाएगा। अब ये भी समझ लीजिए क्या हो रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने ऐलान किया है अमेरिकी नेवी हॉर्मुज में नाकेबंदी करेगी, हॉर्मुज से निकलने वाले जहाजों को रोकेगी और ईरान को टोल देने वाले जहाजों पर नजर बनाए रखेगी। जो जहाज ईरान को गैर कानूनी टोल देंगे उन्हें सुरक्षित रास्ता नहीं दिया जाएगा। यह भी कि ईरान की ताकत इससे कम की जाएगी। अमेरिकी किसी भी स्थिति के लिए तैयार है, यानी अमेरिका किसी भी स्थिति के लिए तैयार है। इस पर ईरान ने क्या कहा है? ईरान कह रहा है कि ट्रंप की धमकी के बाद ईरान ने जो जवाब दिया, हॉर्मुज पर ईरानी नेवी के कंट्रोल का दावा कर रहा है ईरान। वो कह रहा है कि ईरानी संसद के स्पीकर गालिबाफ ने चेतावनी दी है, अभी जो तेल की कीमतें हैं उसका आनंद ले लीजिए, क्योंकि आगे 4 से 5 डॉलर प्रति गैलन सस्ता लगेगा। धमकी पर बोले ईरान के वरिष्ठ अधिकारी। वो ये कह रहे हैं कि ट्रंप की नाकाबंदी की धमकी हंसने लायक है,
अमेरिका की हर गतिविधि पर हमारी नजर है, हमें काल्पनिक योजनाओं से घेर नहीं सकते हैं। अमेरिका की नाकाबंदी योजना विफल होगी, ईरान ने चेतावनी दे दी। हॉर्मूज में नाकेबंदी को लेकर एक तरफ दोनों देश आमने सामने हैं, तो दूसरी तरफ इस समुद्री मार्ग से जहाजों की आवाजाही लगभग ठप हो गई है। अब समुद्री खुफिया फर्म जो है लॉयड्स लिस्ट के मुताबिक नाकेबंदी की घोषणा के बाद ट्रैफिक तुरंत रुक गया और कई जहाजों ने रास्ता बदल लिया या वो वापस लौट गए, क्योंकि कोई जानते फिरते कैसे मौत के मुंह में जाएगा अपना नुकसान कराने के लिए। बड़ी खबर आपको बता रही हूं, ईरान को ट्रंप की नई धमकी। घेराबंदी के पास कोई ईरानी जहाज आया तो उड़ा देंगे। अब ये देख लीजिए, मैंने आपको जो बताया, ब्लॉकेड यानी अमेरिका ने हॉर्मूज स्ट्रेट का ब्लॉकेड शुरू कर दिया है और डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं घेराबंदी के पास कोई भी ईरानी जहाज आया तो हम उड़ा देंगे। ड्रग डीलर के जहाजों की ही तरह होगा अंजाम। ये हमला तुरंत और घातक होगा। तो अभी मैंने आपको सुनवाया कि कैसे ईरान ने भी धमकी दे रही थी। अब जब ब्लॉकेड अमेरिका ने शुरू कर दिया, यानी वो स्ट्रेट से जहाजों को नहीं निकलने दे रहा है अमेरिका और कह रहा है अगर कोई जहाज आया तो हम उड़ा देंगे। हालांकि ईरान की अधिकतर नेवी को हमने खत्म कर दिया है, तो उनकी नेवी आपको बचाएगी कैसे, ये भी कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। साथ में ये जो उनका पोस्ट आया वो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, वो कह रहे हैं हमने तो नेवी को खत्म कर दिया तो बचाने आएगी भी नहीं, लेकिन अगर किसी तरह से बचाने की कोशिश कोई करता है ईरान की तरफ से तो उन्हें तुरंत उड़ा दिया जाएगा। तो डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मूज का ब्लॉकेड शुरू कर दिया है। उनका पोस्ट यही बता रहा है कि किस तरह से उन्होंने इस ब्लॉकेड को शुरू कर दिया। अब ट्रंप कह रहे हैं कि उड़ा देंगे, लेकिन दूसरी तरफ ईरान सेना के प्रवक्ता जुल्फिकारी ने अमेरिका को धमकी दी है। जरा वो भी सुनिए। अगर अमेरिका हॉर्मूज में कोई कार्रवाई करता है तो अगला निशाना बाबा अल मडेब हो सकता है। ये दोनों महत्वपूर्ण जलमार्ग मिलकर वैश्विक तेल प्रवाह का 25% से ज्यादा हिस्सा वहन करते हैं, जिसका मूल्य लगभग $3 अरब प्रतिदिन है। वैश्विक व्यापार संकट इसी तरीके से खड़ा हो सकता है। अब सवाल है कि नाकाबंदी का दुनिया पर असर क्या पड़ेगा। हॉर्मूज की नाकेबंदी से कच्चे तेल की कीमतों में उबाल आएगा, 8% की तेजी आएगी, कीमतें $100 के पार पहुंचेंगी। दुनिया में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी महंगा होने की आशंका है। महंगे तेल की वजह से ट्रांसपोर्ट, खाने पीना का सामान सब महंगा हो सकता है। गैस की किल्लत हो सकती है। दुनिया भर के देशों की बात कर रही हूं। बिजली संकट खड़ा हो सकता है। चीन, भारत, जापान, कोरिया पर इसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ने का अनुमान है। हॉर्मूज से ही इन देशों का 80% तक तेल आता है। अब दुनिया में खाने की कीमतें 3% या ज्यादा बढ़ सकती हैं। तेल और गैस से बने फर्टिलाइजर महंगे हो जाएंगे। फसलें भी जो हैं वो महंगी हो सकती हैं, क्योंकि इनको बेचने के लिए आपको जब बाजार तक ले जाना होगा तो वो भी महंगी होंगी। आपको ये बताऊं कि शिपिंग कंपनियों के रूट बदलने से सामान देरी से पहुंचेगा। तो ये सब कुछ हो सकता है क्योंकि अमेरिका ने ठान लिया है कि उसे हॉर्मूज की नाकेबंदी करनी है। हालांकि खाड़ी देशों ने इन हालातों से बचने के लिए एक बी प्लान भी बना रखा है। वो बी प्लान क्या है? हॉर्मूज बंद होने के बीच खाड़ी देशों ने एक बी प्लान बनाया है। खाड़ी देशों को हॉर्मूज के लंबे समय तक बंद रहने की एक आशंका है। खाड़ी देश अब किसी समझौते का इंतजार नहीं कर रहे हैं। सऊदी अरब ने ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन को बहाल कर दिया है। पाइपलाइन की क्षमता लगभग 70 लाख बैरल प्रतिदिन है और तेल को हॉर्मूज के बजाय सीधे लाल सागर तक पहुंचाती है। तो इससे क्या होगा? सऊदी ने मनीफा तेल संयंत्र को भी फिर से एक्टिव किया। अब ये सब ऑल्टरनेटिव यानी वैकल्पिक व्यवस्थाएं शुरू हो चुकी हैं। वहां से रोजाना लगभग 3 लाख बैरल तेल की आपूर्ति होगी और इसके लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन देखिए खबरें कैसे आ रही हैं। हॉर्मूज की घेराबंदी पर चीन ने बड़ा बयान दे दिया है। चीन ने कहा ईरान के साथ हमारा समझौता है, व्यापार और एनर्जी को लेकर यह समझौता है। दूसरे देश हमारे समझौते में हस्तक्षेप ना करें। तो देख लीजिए ये वॉर क्या अब अमेरिका वर्सेस चीन हो रही है। बड़ी खबर आपको बता रही हूं, चीन का बयान आया, हमारे लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुला है। जाहिर है इशारों में चीन ने अमेरिका को घेराबंदी को लेकर चेतावनी दे दी है। चीन क्या कह रहा है? हमारा एक व्यापारिक समझौता है ईरान के साथ तेल और गैस को लेकर, यानी हमारे जहाज तो वहां से गुजरेंगे और हम तक पहुंचेंगे। अमेरिका इस वक्त घेराबंदी कर रहा है तो सीधे सीधे अमेरिका को चेतावनी दे रहा है कि आप हमारे समझौते के बीच आ रहे हैं और हमें इस पर एक्शन लेना होगा। तो क्या ये चाइना वर्सेस अमेरिका हो जाएगा? सोचिए, इसके बाद ये स्थिति और भयंकर होने वाली। एक तरफ हॉर्मूज पर तनातनी बढ़ी है तो दूसरी तरफ
नेतन्याहू लेबनान में घुस गए, वहां से वीडियो जारी कर रहे हैं। ये तस्वीर देखिए। अब मैं आपको आज 3 कड़ियों में इस नाकेबंदी को समझा रही हूं। एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की नाकेबंदी और दूसरी है इजराइल की नाकेबंदी, क्योंकि इजराइल को भी अब ऐसा लग रहा है दुनिया के अलग अलग देश घेरने के लिए तैयार है। सवाल है कि नेतन्याहू की घेराबंदी और ये नाकेबंदी होगी या फिर नेतन्याहू जवाब देंगे। लेबनान को लेकर इजराइल के रुख पर अब दुनिया नाकेबंदी कर रही है। नॉर्थ कोरिया कह रहा है इजराइल अपराधी है और जनसंहार कर रहा है, यानी कि वो सीधे सीधे जीनोसाइड कर रहा है। वो ये कह रहे हैं किम जोंग उन, सोचिए, उन्होंने इजराइल के खिलाफ बयान दिया है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी क्या कह रही हैं? वो कह रही हैं कि अगर यूरोप इजराइल पर प्रतिबंध लगाएगा, सैंक्शंस जो कि अभी तक अमेरिका ईरान पर जैसे लगाते आया है, तो हम साथ देंगे, यानी इजराइल पर सैंक्शंस का समर्थन करेंगे। तुर्की में एर्दोगन कह रहा है कि लेबनान में जीनोसाइड हो रहा है, नरसंहार हो रहा है। तो ये सीधे सीधे बयान इजराइल के खिलाफ है और तुर्की तो ये भी कह रहा है कि हम इस जंग में उतर सकते हैं। जरा सुनिए जॉर्जिया मेलोनी क्या कह रही है, इटली की प्रधानमंत्री। मैं इजराइल पर रेड लाइन पार करने का आरोप लगाती हूँ। मैं फिलिस्तीनी नागरिकों के नरसंहार की निंदा करती हूँ और मैं घोषणा करती हूँ कि इटली इजराइल के खिलाफ यूरोपीय प्रतिबंधों का समर्थन करेगा। मैंने आपको तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन के बारे में बताया। अब ये जंग में सीधे सीधे नेतन्याहू वर्सेस एर्दोगन हो गया है, आमने सामने आ गए हैं तुर्की और इजराइल। उनके बीच की तनातनी बड़ी है और एर्दोगन ने इजराइल पर आक्रमण की भी धमकी देती है। चुनौती देते हुए नेतन्याहू को हिटलर बता दिया है। इजराइल पर निर्दोषों को मारने का आरोप लगा दिया है। नेतन्याहू खून और नफरत से अंधे हो गए हैं। आपको ये बताऊं कि अगर अमेरिका, आप नेतन्याहू के विजुअल्स चलाइए, अगर अमेरिका ईरान के बीच वार्ता नहीं होती है, क्योंकि कल जो तस्वीरें आई नेतन्याहू की, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये लेबनान के अंदर की हैं, यानी लेबनान में जो सेना है वो कई किलोमीटर तक अंदर घुस गई है इजराइल की। और इन तस्वीरों के बाद तुर्की का गुस्सा और ज्यादा फूट रहा है। तुर्की कह रहा है कि इजराइल को उसकी औकात दिखा देंगे और जिस तरह हम लिबिया में दाखिल हुए हैं वो उसी तरह इजराइल में भी दाखिल हो सकते हैं। यानी एर्दोगन कह रहे हैं कि अगर हम लिबिया में चले गए तो हम इजराइल में भी दाखिल हो सकते हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ने भी एर्दोगन को घेरा है। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कुर्दों पर अत्याचार करने का आरोप करने वाले, जो कुर्दों पर अपने देश में अत्याचार करते हैं, वो हमें बताएंगे। ईरान के सहयोगियों के साथ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। एर्दोगन अस्थिरता बढ़ाने वाले संगठनों से सहानुभूति रखते हैं। इजरायली रक्षा मंत्री ने भी एर्दोगन को कागजी शेर बताया। एर्दोगन को चुप रहना चाहिए, ये इजराइल कह रहा है। तो इजराइल की तरफ से ये सारी बातें अब एर्दोगन की तरफ पलटवार होते हुए हो रही। एर्दोगन को कहा जा रहा है कि आप अब इस तरह से बातें करेंगे तो हम आप पर भी हमला कर सकते हैं। तो ये इस वक्त स्थिति है। इजराइल की घेराबंदी शुरू हो गई। दुनिया की नेतन्याहू से दुश्मनी की वजह कुछ तस्वीरें भी, तस्वीरें चलाइए। लेबनान में आईडीएफ का ऑपरेशन जारी है। आईडीएफ ने बिन्त जबील पर कब्जे का दावा किया है, देखिए। तो लेबनान में आईडीएफ का ये ऑपरेशन आप देखिए। बिन्त जबील पर कब्जे का दावा कर रहा है इजराइल। इजराइल कह रहा है हमने लेबनान में कई इलाकों पर कब्जा कर लिया है और इसी वजह से दुनिया के कई मुल्क भड़के हुए हैं। इजराइल का कहना है कि ये जो इलाके जहां हमने कब्जा किया है, यहां से हिजबुल्लाह हम पर हमला करता है, हमें निशाना बनाता है, इसीलिए हम यहां अंदर घुसे हैं। वहीं दूसरी तरफ दुनिया के बाकी देश, खासकर तुर्की, वो सीधे सीधे इजराइल पर वार की बात कर रहे हैं। अब ट्रंप के घर में ही उनकी नाकाबंदी की तैयारी चल रही है, जैसे कि नेतन्याहू की दुनिया भर के देश कर रहे हैं नाकेबंदी। हॉर्मुज की नाकेबंदी खुद डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, लेकिन उनके अपने देश अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की ही नाकाबंदी की तैयारी हो रही है। देखिए जरा। क्या ईरान के साथ जंग करके बुरे फंस गए ट्रंप? क्या ट्रंप को हॉर्मुज की घेराबंदी की कीमत चुकानी पड़ेगी?
ऐसे तो कई सवाल उठ रहे हैं, लेकिन तस्वीरें इन सवालों के पीछे की सच्चाई बता रही हैं। जब अमेरिका की सड़कों पर ट्रंप के खिलाफ लाखों लोग उतर आए थे, प्रदर्शन हुए थे, ट्रंप का विरोध किया गया था, ट्रंप आउट नाउ के नारे लगाए गए थे। वजह थी ईरान के खिलाफ ट्रंप की नीतियां। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि ट्रंप के पास इस युद्ध से निकलने की कोई नीति नहीं है। हालात अब भी बदले नहीं हैं। ईरान और अमेरिका के बीच 20 घंटे से ज्यादा चली बातचीत फेल होने के बाद सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि जो जहाज ईरान को टोल देकर हॉर्मुज से गुजरेगा उसे अमेरिका आगे नहीं बढ़ने देगा। और यही वजह है कि अब ट्रंप को सत्ता से हटाने की आवाज तेज हो गई है। अमेरिकी सीनेटर मार्क वार्नर ने सवाल उठाया और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा कि मुझे समझ नहीं आता कि हॉर्मुज की नाकाबंदी करने से ईरान इसे दोबारा खोलने के लिए मजबूर कैसे हो जाएगा। हम जानते हैं कि अमेरिका में पेट्रोल की कीमतें $4 प्रति गैलन तक पहुंच गई हैं। हम जानते हैं कि दुनिया की 25% गैस इसी हॉर्मुज से होकर गुजरती है। अब आप देखेंगे कि ऊर्जा की ये कीमतें अभूतपूर्व स्तर पर न केवल हफ्तों तक बल्कि महीनों और वर्षों तक बनी रहेंगी। हॉर्मुज की नाकाबंदी करने से ये अचानक कैसे खुल जाएगा, ये तर्क मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। दूसरे अमेरिकी सीनेटर भी ट्रंप प्रशासन पर निशाना साध रहे हैं। दावा कर रहे हैं कि हमें गंभीर बातचीत करनी चाहिए, न कि दिखावटी। क्या शांति वार्ता के लिए गए वेंस को लगा था कि वो ईरान के साथ दशकों पुरानी लड़ाई को एक ही दिन में सुलझा लेंगे? ऐसे ही कई सवाल ट्रंप प्रशासन को घेर रहे हैं। इसी बीच अमेरिका के पूर्व CIA निदेशक जॉन ब्रेनन ने ट्रंप को पद से हटाने की मांगों का समर्थन कर दिया है। ब्रेनन ने कहा कि अमेरिकी संविधान का 25वां संशोधन, जो राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने से संबंधित है, ट्रंप जैसे व्यक्ति को ही ध्यान में रखकर लिखा गया था। ट्रंप लाखों लोगों के जीवन के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। तो देखिए कैसे डोनाल्ड ट्रंप को 25वें अमेंडमेंट का इस्तेमाल कर उन्हीं के देश में हटाने के लिए अब आवाजें जोर पकड़ रही हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो कुछ कर रहे हैं उस पर इस वक्त सवालों की एक पूरी फहरिस्त शुरू हो गई। अमेरिका के राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पर अपनी एक AI जनरेटेड फोटो पोस्ट की। वो तस्वीर आपको दिखा रही, फुल फ्रेम दिखाइए इस फोटो में उन्हें धार्मिक परिधान पहने एक बीमार व्यक्ति को छूते हुए दिखाया गया। इस फोटो को कैथोलिक चर्च के प्रमुख पोप लियो और ट्रंप के विवाद के रूप में देखा जा रहा है। अब यह तस्वीर बाइबल की उस कहानी से मिलती जुलती बताई जा रही है जिसमें जीसस ने लाजर को जीवित किया था। तस्वीर में अमेरिकी झंडे, फाइटर जेट्स, उड़ते हुए ईगल और आसमान में फरिश्तों जैसे प्रतीक जोड़े गए। अब डोनाल्ड ट्रंप क्या कहने की कोशिश कर रहे थे, सुनिए जरा कि इस तस्वीर पर ट्रंप, इस तस्वीर पे खुद को मसीहा दिखाते हुए ट्रंप ने जो पोस्ट किया तो वो कैसे कैथोलिक धर्म के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप लियो पर हमला कर रहे हैं। सुनिए। हमें ऐसा पोप नहीं पसंद जो परमाणु हथियार रखने को जायज ठहराए। हम ऐसा पोप नहीं चाहते जो कहे कि हमारे शहरों में अपराध जायज है। मुझे ये पसंद नहीं है। मैं पोप लियो का बड़ा प्रशंसक नहीं हूँ। वो बहुत उदारवादी व्यक्ति हैं और वो ऐसे व्यक्ति हैं जो अपराध रोकने में विश्वास नहीं रखते। वो ऐसे व्यक्ति हैं जो ये नहीं मानते कि हमें ऐसे देश से खिलवाड़ करना चाहिए जो परमाणु हथियार चाहता है ताकि वो दुनिया को उड़ा सके। मैं पोप लियो का प्रशंसक नहीं हूँ। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पोप लियो की आलोचना की है। आप जो तस्वीर देख रहे हैं वो पोप लियो की, और ये भी बता दूं आपको कि अमेरिका से बनने वाले पहले पोप हैं वो। और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पोप लियो की आलोचना करते हुए क्या कहा, अपने बयान के दौरान उन्होंने चौंकाने वाला दावा कर दिया। उन्होंने कहा पोप का चुनाव तो उनके अपने राष्ट्रपति पद से जुड़ा हुआ है। यानी वो ये कहना चाह रहे थे कि अगर मैं अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं बनता तो इनको भी पोप नहीं बनाया जाता। लियो को तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि वो एक सरप्राइज थे। मैं व्हाइट हाउस में नहीं होता तो वो वेटिकन में नहीं होते। अब ट्रंप की आलोचना के बाद पोप लियो का पलटवार भी आ गया। उन्होंने कहा कि युद्ध के खिलाफ अपनी आवाज उठाना मैं जारी रखूंगा।
आगे भी खुलकर युद्ध के खिलाफ मैं बोलता रहूंगा। आपको यह भी बताऊं कि पोप लियो ने इससे पहले भी बयान दिया था, जब डोनाल्ड ट्रंप की प्रार्थना करते हुए तस्वीर आई थी, तब उन्होंने कहा था कि जो लोग जिनके हाथ खून से सने हुए हैं उनकी प्रार्थना भगवान सुनता नहीं है। तो ये जो हमला है वो पहले भी डोनाल्ड ट्रंप पर हो चुका है। अब उन्होंने कहा कि दुनिया में शांति, देश के बीच सहयोग को बढ़ावा देंगे। युद्ध की वजह से बहुत सारे निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। तो पोप लियो जो कि अमेरिका से आते हैं वो लगातार डोनाल्ड ट्रंप पर हमले कर रहे हैं और आज डोनाल्ड ट्रंप ने उसी क्रम में अपनी तस्वीर जारी कर दी और खुद को मसीहा बता दिया। अब नाकाबंदी अमेरिका के खिलाफ भी हो रही है। ट्रंप जिस तेजी से हॉर्मूज के बहाने ईरान की घेराबंदी करने की कोशिश कर रहे हैं, रूस और चीन भी मिलकर उसी तेजी से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चक्रव्यूह में घेरने का प्लान बना रहे हैं। तो ये नाकाबंदी रूस और चीन भी कर रहे हैं। वो कैसे, जरा आप ये समझ लीजिए। आपको बताती हूं कि कैसे ट्रंप की हॉर्मूज की नाकाबंदी वाली धमकी से रूस चीन में माहौल गर्मा गया है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लैवरोव 2 दिन के लिए चीन जाएंगे। 14 से 15 अप्रैल तक वो चीन में ही रहेंगे। रूस के विदेश मंत्री बीजिंग में रूस और चीन मिडिल ईस्ट के ताजा हाल पर बात करेंगे। हॉर्मूज स्ट्रेट की घेराबंदी की अमेरिकी धमकी बातचीत का मेन एजेंडा होने वाली है। अमेरिका ने हॉर्मूज की घेराबंदी की तो विश्व में ऊर्जा संकट गहरा सकता है। चीन और रूस के बीच नो लिमिट पार्टनरशिप है, यानी दोनों एक दूसरे के हितों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ईरान के साथ चीन और रूस दोनों के रणनीतिक और सैन्य संबंध हैं। इस बैठक के जरिए अमेरिका को अलग थलग करने की कोशिश हो रही है। रूस और चीन मिलकर वॉशिंगटन को चुनौती दे रहे हैं। अब वैसे अमेरिका को एक डायरेक्ट चैलेंज चीन से भी मिल रहा है। चीन एक तरफ कूटनीति के मंच पर अमेरिका को घेरने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी तरफ दावा किया जा रहा है कि वो ईरान को हथियार और गोला बारूद भी सप्लाई कर रहा है। अब सवाल है कि क्या अमेरिका और चीन के बीच भिड़ंत हो सकती है? ईरान को हथियारों की सप्लाई की तैयारी में है चीन। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में चीन को लेकर यही दावा किया गया है। ईरान को अपग्रेडेड एयर डिफेंस सिस्टम चीन देने की फिराक में है, ये खुफिया रिपोर्ट्स बता रही हैं। ईरान को कंधे से दागने वाली मैन पैड्स यानी मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम्स चीन भेज सकता है। अगले कुछ हफ्तों में ईरान को ये एयर डिफेंस सिस्टम मिल सकता है। अब बीजिंग तीसरे देशों के रास्ते ईरान को यह हथियार भेजेगा, जिससे कि उसके ऊपर किसी तरह का कोई नाम ना आए। अब थर्ड कंट्री के रास्ते हथियार भेजने पर चीन का नाम नहीं आएगा। CNN ने चीन पर अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट का यह खुलासा किया है। ईरान युद्ध में चीन की एंट्री पावर गेम बदल सकती है, क्योंकि चीन की हथियार सप्लाई से जुड़ी रिपोर्ट पर डोनाल्ड ट्रंप भी भड़के हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने चीन को सीधी चेतावनी दे दी है। ट्रंप ने हथियार सप्लाई वाली गलती की तो एक बड़ी कीमत चुकाएगा। ईरान को हथियार मिले तो चीन पर 50% टैरिफ लगा दूंगा, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। अगले महीने चीन की यात्रा पर जाने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप, और प्रस्तावित यात्रा से पहले ये खुफिया रिपोर्ट से कूटनीतिक हलचल बढ़ गई है। अब आप सोच लीजिए कि अगर डोनाल्ड ट्रंप चीन की यात्रा पर जाएंगे तो वहां वार्ता क्या होगी, और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या वो अब जाएंगे इस हालात में चीन की यात्रा पर। एक तरफ ट्रंप चीन को धमकी दे रहे हैं तो दूसरी तरफ वो अपने उन सहयोगियों को भी नहीं बख्श रहे हैं जो बरसों बरस से अमेरिका का साथ देते रहे। ट्रंप कह रहे हैं कि अमेरिका स्पेन से रिश्ता नहीं रखना चाहता। सुनिए। We're going to cut off all trade with Spain. We don't want anything to do with Spain. And so I told him we don't want to. Spain has absolutely nothing that we need other than great people. They have great people. तो स्पेन अमेरिका की युद्ध नीति के खिलाफ है और इजराइल के भी, इसीलिए ट्रंप उनसे रिश्ता तोड़ रहे हैं। लेकिन अमेरिका की मुश्किल यह है कि अमेरिका से दूरी वाला जो रुख स्पेन का है, वैसा ही रुख तो अब ब्रिटेन, फ्रांस और इटली का भी हो गया है। अब आपको बताती हूं कि क्या अमेरिका के साथी साथ छोड़ने वाले हैं। हॉर्मूज नाकेबंदी पर ब्रिटिश पीएम स्टारमर का ट्रंप को झटका। हम हॉर्मूज की नाकेबंदी में अमेरिका का साथ नहीं देंगे, ये कियर स्टारमर कह रहे हैं। कनाडा का रक्षा खर्चा का 70% अमेरिकी कंपनियों को देने से इनकार कर दिया कनाडा ने। उधर हॉर्मूज की नाकाबंदी के अमेरिकी फैसले से फ्रांस ने खुद को अलग कर दिया। ब्रिटेन के साथ हॉर्मूज में पीस मिशन की अगुवाई करेंगे इमैनुअल मैक्रोन। अब हॉर्मूज की नाकेबंदी पर इटली ने भी अमेरिका का साथ जोड़ दिया। वो कह रहे हैं हम ईरान के साथ तनाव कम करने के लिए कूटनीति के समर्थक हैं, हम ये नहीं चाहते। अब आप सोचिए कि अगर ये सारे साथी नहीं आएंगे ट्रंप के साथ, और अगर वो स्पेन वाला रास्ता अपना लें और वो चले जाएंगे चीन के साथ,
तो फिर क्या होगा? सोचिए, फिर स्पेन के साथ चले जाएंगे तो फिर क्या होगा? क्योंकि फिर वही होगा जो हॉर्मुज, जो नाटो को लेकर बार बार डोनाल्ड ट्रंप धमकी दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि वो नाटो से अलग हो जाएंगे, और क्या ये वाकई हो जाएगा? एक रिपोर्ट आपको दिखाती हूं। क्या नेटो टूटने वाला है? अगर नेटो टूटा तो दुनिया का नया बॉस कौन होगा? अमेरिका और ईरान की जंग ने सिर्फ पश्चिम एशिया को ही नहीं सुलगाया, बल्कि 77 साल पुराने नेटो में भी ऐसी दरार डाल दी है जो शायद कभी न भरे। डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका फर्स्ट और यूरोप के आत्मसम्मान की टक्कर में क्या नेटो टूटने वाला है? अमेरिका का युद्ध ईरान के साथ हो रहा है, लेकिन इसकी तपिश वॉशिंगटन से लेकर ब्रसेल्स में नेटो के हेडक्वार्टर तक महसूस की जा रही है। कल तक ट्रंप जिस नेटो को धमका रहे थे, वही अब उन्हें तुर्की जवाब दे रहा है। हम सभी मानते हैं कि ट्रांस अटलांटिक रिश्ते इस समय बड़े बदलाव से गुजर रहे हैं। अब यूरोप अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद ज्यादा उठा रहा है, और ये बदलाव स्थायी है। इससे पीछे हटने का सवाल ही नहीं उठता, और होना भी नहीं चाहिए। अब हम सुरक्षा के लिए एक दूसरे पर जरूरत से ज्यादा निर्भर रहने की जगह बराबरी की साझेदारी की ओर बढ़ रहे हैं, और यही सही दिशा है। जब ट्रंप ने ईरान के खिलाफ हुंकार भरी तो उन्हें उम्मीद थी कि नेटो के सहयोगी उनके साथ खड़े होंगे, लेकिन फ्रांस और ब्रिटेन से लेकर स्पेन और जर्मनी तक सबने किनारा कर लिया। ट्रंप युद्ध में मदद न करने वाले देशों को सबक देना चाहते हैं और यूरोप से अपने 84,000 सैनिकों की वापसी का मन बना रहे हैं। 7 दशकों तक दुनिया की सुरक्षा की गारंटी देने वाला नेटो आज आईसीयू में है। ट्रंप इसे खत्म करना चाहते हैं और यूरोप अब अपनी नई राह तलाश रहा है। इसलिए सबसे बड़ा सवाल, अगर नेटो टूटता है और अमेरिका साथ छोड़ता है तो यूरोप के देश क्या करेंगे? एक स्वतंत्र गुट के रूप में तीसरी शक्ति बनेंगे या फिर चीन और रूस का दामन थामेंगे? अगर ऐसा होता है तो ये अमेरिका के लिए परेशानी का नया सबब होगा। सवाल ये है कि क्या दोस्तों को खोकर रूस और चीन को मजबूत करने का जोखिम उठाने को तैयार होगा? अब आपको बताती हूं कि वार्ता तो पाकिस्तान में फेल हो गई, लेकिन उस वार्ता और इतने बड़े तामझाम, इतने बड़ी जो व्यवस्था पाकिस्तान ने कर दी, उसका बिल किसके नाम कटेगा? क्योंकि पाकिस्तान तो उसका बिल नहीं दे सकता है। ये आपने तस्वीरें देखी, पाकिस्तान के अधिकारी, वहां के मंत्री स्वागत कर रहे थे जेडी वैंस का, स्वागत कर रहे थे ईरानी डेलीगेशन का। लेकिन इन सब के बाद जो बिल आएगा उसकी भरपाई कौन पड़ेगा? आपको दिखाती हूं कि पाकिस्तान को क्या इस बिल को भरने की खैरात मिली। जरा देखिए, पाकिस्तान ने सऊदी अरब और कतर से पीस टॉक की मजदूरी वसूल ली। सऊदी अरब और कतर पाकिस्तान को $5 अरब यानी करीब 41,000 करोड़ रुपए की मदद देंगे। दावा किया जा रहा है कि सऊदी अरब और कतर ने पाकिस्तान को ये मदद अमेरिका ईरान के बीच शांति वार्ता कराने के बदले में दी है। घनघोर आर्थिक संकट में फंसे पाकिस्तान के पास सिर्फ $16 अरब का विदेशी मुद्रा भंडार बचा है। मतलब ये कि पाकिस्तान इससे सिर्फ 90 दिन तक काम चला सकता है। इस बीच यूएई ने पाकिस्तान से 8 साल पुराने कर्ज की वसूली शुरू कर दी। पाकिस्तान को इसी महीने यूएई को $3.5 अरब का कर्ज चुकाना है। ऐसे में सऊदी अरब और कतर पाकिस्तान को $5 अरब न देते तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था डूब जाती। कंगाल पाकिस्तान, कर्ज का नया जाल। कर्ज मिल जाएगा पर पाकिस्तान खर्च नहीं कर पाएगा। पाकिस्तान पर मंडरा रहा है डबल संकट। यूएई ने पाकिस्तान को वसूली वाले मोड में डाला तो इस्लामाबाद को खाली कटोरा दिखाई देने लगा। जब सब रास्ते बंद हुए तो शहबाज मुनीर ने सऊदी अरब और कतर की ओर हाथ फैलाया। अब पाकिस्तान को $5 अरब का बेल आउट पैकेज मिल तो रहा है, लेकिन अब खैरात का जमाना लग चुका है। सऊदी ने साफ कह दिया है कोई भी पैसा बिना ब्याज के नहीं मिलेगा, क्योंकि दोस्ती और कारोबार में फर्क होता है। ये $5 अरब पाकिस्तान सरकार खर्च नहीं कर सकती। ये पैसा सिर्फ बैंक में रखा जाएगा ताकि IMF का भरोसा बना रहे।
सऊदी ने कहा है कि जो IMF कहेगा वही पाकिस्तान को करना होगा। अगर पाकिस्तान घाटा कम नहीं कर पाया तो सऊदी कभी भी पैसा खींच लेगा। पाकिस्तान अब ऐसे जाल में है जहां उसकी गर्दन सऊदी के हाथ में है और पैर IMF के पास। सऊदी ने अब पाकिस्तान को 3 से 4% के रियायती पर कर्ज देना बंद कर दिया है। साफ साफ बता दिया है कि शर्तें वही लागू होंगी जो दूसरों पर लागू होती हैं। पाकिस्तान को अगर अपना घर बचाना है तो IMF की शर्तें माननी होंगी। जनता पर टैक्स लगाना होगा, सख्त आर्थिक नीतियां लागू करनी होंगी, वरना मुल्क डिफॉल्ट घोषित हो जाएगा। और अब आपको बताती हूं कि आज नोएडा से लेकर हरियाणा के कई शहरों में क्यों हिंसा, बवाल, आगजनी हुई। आज सैलरी बढ़ाने और कई मांगों को लेकर नोएडा में फैक्ट्री कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। वो सड़कों पर उतर आए और ऐसा नहीं है ये प्रदर्शन पिछले 2 दिन से जारी था, लेकिन आज ये प्रदर्शन हिंसक हो गया। अब ये तस्वीर देखिए आज कैसे एक्सप्रेसवे पर, ये सेक्टर 63 की तस्वीर है। सेक्टर 63 में गाड़ी को आग लगा दी गई और इसी तरह की हिंसा की तस्वीरें जो बाद में आई उसमें कई गाड़ियां जली हुई नजर आई। अब ये देखिए गाड़ियों के शोरूम में तोड़फोड़ करने पहुंच गए लोग। अब ये सब गुस्सा क्यों फूटा है वो भी आपको दिखाऊंगी। गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई और वहीं ये देखिए कई फैक्ट्रियों में कर्मचारियों ने पत्थरबाजी भी की। ये सब इनका गुस्सा था और गुस्सा क्यों था वो आपको बताऊंगी कि आखिर इन लोगों ने गुस्सा क्यों निकाला, इनकी मांगे क्या थी। सैकड़ों की संख्या में ये सड़क पर उतरे। नोएडा में फैक्ट्री कर्मचारियों का हिंसक प्रदर्शन है। 9 अप्रैल से सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर यह आंदोलन चल रहा है। आंदोलन कर रहे कर्मचारी आज सड़कों पर उतर आए। सुनवाई नहीं होने की वजह से उग्र हो गए कर्मचारी। अलग अलग इलाकों में 50 से ज्यादा फैक्ट्रियों में पथराव हुआ, कई गाड़ियों में आग लगाई गई, कई गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई। प्रदर्शन कर रहे कंपनी और फैक्ट्री कर्मचारियों का आरोप है कि रोज उन्हें 500 से 700 रुपए वेतन मिलता है, जो बहुत कम है। 500 से 700 रुपए वेतन। फैक्ट्री में रोजाना 10 से 12 घंटे वो काम करते हैं। रोज 10 से 12 घंटे काम कराया जाता है और कंपनी की तरफ से ओवरटाइम का सही भुगतान भी नहीं किया जाता। कर्मचारियों को छुट्टी और बोनस जैसी सुविधाएं भी नहीं मिलती। अब कर्मचारी कह रहे हैं कि अपनी मांगे उन्होंने रखी हैं। कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 26,000 रुपए महीने होना चाहिए, काम के घंटे तय होने चाहिए, ओवरटाइम दुगना किया जाए, हर हफ्ते 1 दिन तो छुट्टी मिले, काम का दबाव ना हो, वो भी नहीं मिल रहा है। श्रम कानूनों का पालन हो, सैलरी समय पर ट्रांसफर हो। अब जरा सुनिए प्रदर्शनकारी क्या कह रहे हैं। सुबह 5 बजे से हम लोग खड़े, अभी तक कोई सुनवाई नहीं, कोई अधिकारी नहीं आया सर। अधिकारियों को कोई कुछ सुनाई नहीं दिया। फिर हम लोगों ने यहाँ पे आए हैं तब भी नहीं सुनाई दिया। पहले तो 6 मंथ से हमारी सैलरी स्लिप रोक दिया गया है। जब तक कंपनी आकर ये ना बोले कि तुम्हारी सैलरी इतना हो गई, आई कार्ड ना बना दी, सैलरी स्लिप ना देने लगी, तब तक हमारी प्रोटेक्ट जारी रहे। हम लोग जानते हो कि महंगाई इतनी हो रही है, गैस इतनी महंगी हो रही है, लेकिन सैलरी नहीं बढ़ रही। हमें बस सैलरी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हमारी तनख्वाह बहुत कम है, हम 20,000 रुपए तनख्वाह चाहते हैं यहाँ पर, जो हमें 8 घंटे के लिए 10,000 रुपए देते हैं, जो हम नहीं करना चाहते हैं। इसलिए गवर्नमेंट ने बोल दिया कि 20,000 रुपए तुम्हारी तनख्वाह होनी चाहिए। इसलिए हमारे भाई बहन यहाँ पे खड़े हुए, पिछले बहुत टाइम से खड़े, सुबह 5 बजे खड़े हम लोग। गवर्नमेंट का कोई भी सीनियर पर्सन हम लोगों से बोलते नहीं आया कि हम यहाँ क्यों खड़े हैं। पब्लिक को बढ़ा ही नहीं रही, कंपनी तो हमें आने भी नहीं दे रही। बाहर जाके क्या करोगे, कुछ नहीं कर सकते हम कंपनी का, ये कहना है कंपनी वालों का। कोई कुछ नहीं कर रहा है कंपनी में। 11,000 रुपए दे रही, 11,000 रुपए। डिप्लोमा वालों को 13,000 रुपए दे रही है। 3 घंटे ओवर टाइम दे रही है पर 80 रुपए है। अब PFSI भी काट के, और वो भी डालती नहीं है PFSI टाइम से, और भी PF नहीं जमा है। और आपको दिखा दूं कि ये सब कुछ नोएडा में हो रहा था, तो योगी आदित्यनाथ ने अपने अधिकारियों को बकायदा ये कहा कि वो नजरें रखें जो कुछ हो रहा है। ये प्रशासन की हालात पर नजर देखिए। वहाँ जो ADG लॉ एंड ऑर्डर है वो सीधे सीधे इस पर नजर बनाए हुए थे। आप देख सकते हैं अमिताभ यश बैठे हुए हैं, एक्शन में DGP राजीव कृष्णा है, और वो इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं और यहाँ तक के लोगों को समझाने बुझाने का काम भी प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ ने इसे लेकर अपील भी की है। माइक ऑन है में फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल आपसे मुलाकात होगी फिर रात 8 बजे।